नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन विश्व इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने न केवल फ्रांस को बदला बल्कि पूरी दुनिया की सोच, राजनीति और समाज को एक नई दिशा दी। ये केवल एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी क्रांति थी जिसने लोगों को ये समझाया कि सत्ता केवल राजा की नहीं होती, बल्कि जनता की भी होती है। इस क्रांति से पहले फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की का शासन था, जहां राजा के पास असीमित शक्ति थी और आम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। समाज पूरी तरह असमानता पर आधारित था। कुछ लोगों के पास विशेष अधिकार और सुविधाएं थीं, जबकि अधिकतर लोग गरीबी, करों और शोषण के बोझ तले दबे हुए थे। इस क्रांति ने दुनिया को 3 बहुत महत्वपूर्ण विचार दिए: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक नई सोच का जन्म थे, जिसने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि वे केवल शासित होने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि वे शासन को चुनौती भी दे सकते हैं। यही कारण है कि इतिहास की किताबों में कहा जाता है कि ये विचार अ न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स बन गए। यानी अब राजनीति केवल राजा और दरबार तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम जनता की भागीदारी इसमें शामिल हो गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें ये भी सिखाता है कि जब समाज में अन्याय बहुत बढ़ जाता है तो बदलाव निश्चित होता है। ये क्रांति एक प्रतीक बन गई, जनता की शक्ति का प्रतीक। इसने ये संदेश दिया कि अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो वे किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदल सकते हैं। यही कारण है कि बाद में दुनिया के कई देशों जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में भी स्वतंत्रता और समानता के लिए आंदोलन शुरू हुए। विद्यार्थियों, क्रांति से पहले फ्रांस का समाज पूरी तरह से असमानता और अन्याय पर आधारित था, जिसे ओल्ड रेजीम कहा जाता है। ये समाज 3 अलग अलग वर्गों या स्टेट्स में बटा हुआ था और हर वर्ग के अधिकार, कर्तव्य और स्थिति अलग अलग थी। सबसे ऊपर थे फर्स्ट एस्टेट, जिसमें क्लर्जी यानी धार्मिक नेता शामिल थे, जैसे पादरी और चर्च के अधिकारी। इन लोगों को समाज में बहुत सम्मान मिलता था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके बजाय वे किसानों से धार्मिक कर वसूलते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाती थी। दूसरा वर्ग था सेकंड एस्टेट, जिसमें नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग शामिल था, राजा, रानी और बड़े बड़े जमींदार। ये लोग समाज के सबसे शक्तिशाली वर्ग में आते थे और इनके पास देश की अधिकांश जमीन थी। इन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ता था और ये कई प्रकार के फ्यूडल प्रिविलेजेस का आनंद लेते थे। वे किसानों से जबरन काम करवाते थे और उनसे कर वसूलते थे, जिससे उनका जीवन बेहद आरामदायक और विलासिता से भरा होता था। सबसे नीचे था थर्ड एस्टेट, जो समाज का सबसे बड़ा और सबसे शोषित वर्ग था। इसमें किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मिडिल क्लास बिजनेसमैन, लॉयर्स शामिल थे। यह वर्ग कुल जनसंख्या का लगभग 90% था, लेकिन इसके पास न तो कोई राजनीतिक अधिकार था और न ही कोई विशेष सुविधा। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि पूरे देश का टैक्स केवल यही वर्ग देता था, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स। गरीब किसान अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा कर के रूप में दे देते थे, जिससे उनका जीवन बेहद कठिन हो जाता था। थर्ड एस्टेट के अंदर भी एक प्रकार की असमानता थी। एक तरफ थे अमीर लोग, जैसे व्यापारी और वकील, जो पढ़े लिखे थे और समाज में अपनी स्थिति सुधारना चाहते थे। दूसरी तरफ थे गरीब किसान और मजदूर, जो केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यही आंतरिक अंतर बाद में क्रांति के दौरान बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि क्रांति की लीडरशिप मुख्य रूप से इसी पढ़े लिखे मिडिल क्लास ने संभाली। ये पूरा सिस्टम अन्यायपूर्ण था, जहां अमीर वर्ग कोई टैक्स नहीं देता था और गरीब वर्ग पर पूरा बोझ था। इस असमानता ने धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा और असंतोष पैदा किया, जो आगे चलकर एक बड़ी क्रांति में बदल गया। यही वो आधार था जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की नींव रखी। फ्रांस में क्रांति केवल अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आर्थिक संकट था, जिसने धीरे धीरे पूरे देश को हिला दिया। सबसे बड़ी समस्या थी कि सरकार का खजाना लगभग खाली हो चुका था। फ्रांस ने लगातार कई महंगे युद्ध लड़े, जिनमें 7 इयर्स वॉर और सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकन रेवोल्यूशन में सहायता देना शामिल था। अमेरिका की मदद करना फ्रांस के लिए गौरव की बात थी, लेकिन इससे देश पर भारी कर्ज चढ़ गया। सरकार ने जितना खर्च किया, उससे कहीं ज्यादा कर्ज लिया, जिससे आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई। अब समस्या ये थी कि इस कर्ज को चुकाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने टैक्स बढ़ाने का फैसला किया,
लेकिन ये कर केवल थर्ड एस्टेट पर ही लगाया गया। अमीर वर्ग, क्लर्जी और नोबिलिटी पहले की तरह टैक्स से मुक्त रहे। गरीब किसान और मजदूर जो पहले ही मुश्किल से जीवन जी रहे थे, अब और अधिक बोझ के नीचे दब गए। उन्हें डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था, साथ ही रोजमर्रा की चीजों जैसे नमक और रोटी पर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देने पड़ते थे। इस बीच बाजार में वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी, खासकर रोटी की कीमत। रोटी फ्रांस के आम लोगों का मुख्य भोजन थी और जब उसकी कीमत बढ़ी तो लोगों के लिए अपना पेट भरना भी मुश्किल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों की वेजेस उतनी ही रही, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि आम आदमी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। ये स्थिति एक सबसिस्टेंस क्राइसिस में बदल गई, यानी ऐसी हालत जहां व्यक्ति के लिए अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करना भी कठिन हो जाए। इसका परिणाम ये हुआ कि अमीर और गरीब के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ गई। अमीर वर्ग पहले की तरह आराम से जीवन जी रहा था, जबकि गरीब वर्ग भूख, गरीबी और शोषण से जूझ रहा था। इस असमानता ने लोगों के अंदर गुस्सा, निराशा और विद्रोह की भावना पैदा की। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार ने जो कर्ज लिया था, उस पर लेंडर्स लगभग 10% तक ब्याज वसूल रहे थे। इससे सरकार पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया। अब सरकार का अधिकांश पैसा केवल कर्ज के ब्याज चुकाने में ही खर्च होने लगा, जिससे देश की स्थिति और भी खराब होती गई। निष्कर्ष के रूप में यह आर्थिक संकट केवल पैसों की कमी का मामला नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति थी जिसने पूरे समाज को असंतुलित कर दिया। यही संकट आगे चलकर एक बड़ी क्रांति का कारण बना, क्योंकि जब लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाए तो वे बदलाव के लिए खड़े हो जाते हैं। विद्यार्थियों, फ्रांस में आम लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनका पूरा जीवन केवल जीवित रहने के संघर्ष में बदल गया था। सबसे बड़ी समस्या थी तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन। जब जनसंख्या बढ़ी तो स्वाभाविक रूप से भोजन की मांग भी बढ़ी, लेकिन उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाया। खेतों में अनाज उत्पादन इस बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सका, जिससे बाजार में अनाज की कमी होने लगी। जब अनाज कम हुआ तो उसकी कीमतें तेजी से बढ़ गईं। रोटी, जो कि आम आदमी का मुख्य भोजन थी, अब इतनी महंगी हो गई कि गरीब लोग उसे खरीद ही नहीं सकते थे। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां रोटी जैसी बेसिक चीज भी लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए, ये स्थिति कितनी भयावह रही होगी। गरीब किसान और मजदूर दिन भर मेहनत करते थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि वे अपने परिवार का पेट भर सकें। धीरे धीरे ये स्थिति भूख, कुपोषण और बीमारी में बदल गई। लोग अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे थे और कई बार उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। इस स्थिति ने समाज में असंतोष को और बढ़ा दिया। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए और जगह जगह फूड राइट्स होने लगे। लोग दुकानों और गोदामों पर हमला करने लगे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अगर हम इस पूरे संकट को एक क्रम में समझें, तो ये कुछ इस तरह था। खराब फसल से अनाज की कमी होती, जिससे कीमतें बढ़ती, गरीबी बढ़ती, भूख फैलती, दंगे होते और अंततः मृत्यु हो जाती। ये केवल आर्थिक समस्या नहीं थी, बल्कि यह एक मानवीय संकट था। जब लोगों के पास जीने के लिए जरूरी चीजें नहीं बचती, तो वे किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते। यही संघर्ष आगे चलकर क्रांति की आग को और भड़काने का काम करता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन केवल आर्थिक समस्याओं का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक विचारों की क्रांति भी थी, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। इस दौर में कई महान विचारकों ने समाज और राजनीति के बारे में नई सोच प्रस्तुत की, जिसने लोगों के दिमाग को पूरी तरह बदल दिया। सबसे पहले आते हैं जॉन लॉक, जिन्होंने यह विचार दिया कि राजा की शक्ति भगवान द्वारा नहीं आती, बल्कि जनता से आती है। उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की का विरोध किया और कहा कि अगर सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं करती, तो लोगों को उसे बदलने का अधिकार है। इसके बाद आते हैं रूसो, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार सरकार और जनता के बीच एक समझौता होता है, जिसमें सरकार का कर्तव्य है कि वो जनता की भलाई के लिए काम करे। अगर सरकार इस समझौते को तोड़ती है, तो जनता को विद्रोह करने का अधिकार है। तीसरे महत्वपूर्ण विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता को 3 भागों में बांटना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था अत्यधिक शक्तिशाली न बन सके। इन सभी विचारकों का एक ही संदेश था, सभी मनुष्य समान है, सरकार को जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इन विचारों ने खासकर मिडिल क्लास को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि वे पढ़े लिखे थे और समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि वे भी शासन में भागीदारी के हकदार हैं।
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विचार केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे। ये बुक्स, न्यूज़पेपर्स, सैलॉन्स और कॉफी हाउसेस के माध्यम से पूरे समाज में फैल गए। यहाँ तक कि जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, वे भी पब्लिक रीडिंग्स के जरिए इन विचारों को सुनते और समझते थे। निष्कर्ष, एनलाइटनमेंट के विचारों ने लोगों को सोचने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि बदलाव संभव है और वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। यही विचार आगे चलकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बने, जिसने इस क्रांति को केवल एक विद्रोह नहीं, बल्कि एक सोच का आंदोलन बना दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस के समाज में एक नया वर्ग उभरकर सामने आया, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। इस वर्ग में व्यापारी, वकील, डॉक्टर्स और बिजनेसमैन शामिल थे। ये लोग न तो पूरी तरह गरीब थे और न ही एरिस्टोक्रेसी जैसे विशेष अधिकारों वाले थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी और वे शिक्षित भी थे। यही कारण था कि इनके पास नॉलेज और रिसोर्सेज दोनों थे, जो उन्हें समाज में एक प्रभावशाली शक्ति बनाते थे। इस वर्ग के लोग एनलाइटनमेंट आइडियाज से बहुत प्रभावित थे। वे मानते थे कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। उन्होंने योग्यता, समानता और स्वतंत्रता को अपने जीवन का आधार बना लिया। उनके लिए यह बात अस्वीकार्य थी कि केवल इसलिए कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर हो क्योंकि वह किसी नोबल परिवार में पैदा हुआ है। यही सोच सीधे तौर पर फ्यूडल सिस्टम को चुनौती देती थी, जहां पद और सम्मान केवल जन्म के आधार पर तय होते थे। मिडिल क्लास ने यह मांग उठाई कि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए और सरकारी पदों पर नियुक्ति केवल प्रतिभा के आधार पर होनी चाहिए। धीरे धीरे यह वर्ग समाज में अपनी आवाज उठाने लगा। वे चाहते थे कि उन्हें भी पॉलिटिकल पावर में भागीदारी मिले, क्योंकि वे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। यही कारण है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मिडिल क्लास ने एक लीडिंग रोल निभाया। उनके पास विचार भी थे और उन्हें लागू करने की क्षमता भी। उन्होंने क्रांति को केवल एक विरोध नहीं, बल्कि एक संगठित आंदोलन बना दिया। निष्कर्ष, मिडिल क्लास का उदय इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि इसने समाज में बदलाव की मांग को दिशा और नेतृत्व दिया। यह वर्ग ही वो शक्ति बना जिसने पुराने अन्यायपूर्ण सिस्टम को चुनौती दी और एक नए, अधिक समान समाज की नींव रखने की कोशिश की। साल 1789 फ्रांस के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ, क्योंकि इसी वर्ष फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वास्तविक शुरुआत हुई। उस समय फ्रांस के राजा लुई 16 गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे थे और उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। यह एक ऐसी सभा थी जिसमें तीनों एस्टेट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधि शामिल होते थे। लेकिन इस बैठक में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वोटिंग सिस्टम। हर एस्टेट को केवल एक वोट मिलता था, चाहे उसमें लोगों की संख्या कितनी भी हो। इसका मतलब ये था कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट मिलकर हमेशा थर्ड एस्टेट के खिलाफ फैसला कर सकते थे। थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधियों ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध किया और मांग की कि मतदान व्यक्ति के आधार पर होना चाहिए, न कि एस्टेट के आधार पर। लेकिन जब उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया गया, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। वे सभा से बाहर निकल गए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इसका मतलब था कि अब वे स्वयं को पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते हैं। इसके बाद उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण शपथ ली, जिसे टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है। इस शपथ में उन्होंने वादा किया कि वे तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर लेते, जो राजा की शक्ति को सीमित करेगा। इस आंदोलन में मिरेबियो और एबे सियाइस जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने थर्ड एस्टेट को मार्गदर्शन दिया और उन्हें संगठित किया। निष्कर्ष, ये घटना केवल एक विरोध नहीं थी, बल्कि यह एक नई व्यवस्था की शुरुआत थी। इसने ये स्पष्ट कर दिया कि अब सत्ता केवल राजा के हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि जनता भी इसमें भागीदारी करेगी। 14 जुलाई 1789 का दिन फ्रांस के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन बन गया, क्योंकि इस दिन जनता ने बैस्टील नामक किले पर हमला किया। बैस्टील एक प्रिजन था, लेकिन उससे भी ज्यादा ये सिंबल ऑफ रॉयल पावर था। उस समय लोगों के बीच ये डर फैल गया था कि राजा अपनी सेना का उपयोग करके जनता के विरोध को दबाने की कोशिश करेगा। लोगों को लगा कि अगर उन्होंने अभी कदम नहीं उठाया, तो उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। इसी डर और गुस्से के कारण हजारों लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने बैस्टील पर हमला कर दिया। ये हमला केवल एक जेल को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था जो वर्षों से जनता का शोषण कर रही थी। लोगों ने बैस्टील के किले को घेर लिया, वहां के सैनिकों से लड़ाई की और अंततः उसे जीत लिया।
किले को तोड़ दिया गया और वहां बंद कैदियों को मुक्त कर दिया गया। इस घटना का महत्व केवल इतना नहीं था कि एक जेल पर कब्जा कर लिया गया, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक जीत थी, जनता की जीत राजा की निरंकुश सत्ता के खिलाफ। इसके बाद पूरे फ्रांस में ये संदेश फैल गया कि अब बदलाव शुरू हो चुका है। लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्होंने अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठानी शुरू कर दी। निष्कर्ष, बैस्टील का पतन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वास्तविक शुरुआत का प्रतीक बन गया। यह वो क्षण था जब जनता ने दिखा दिया कि वे अब डरने वाली नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान गांवों में रहने वाले किसानों ने भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। सदियों से किसान फ्यूडल सिस्टम के तहत शोषण का शिकार हो रहे थे, जहां उन्हें जमींदारों को कर देना पड़ता था और उनके लिए बिना मजदूरी के काम करना पड़ता था। जब क्रांति की खबर गांवों तक पहुंची, तो किसानों के अंदर भी बदलाव की उम्मीद जागी और उन्होंने अपने हक के लिए खड़े होने का फैसला किया। इस दौरान किसानों ने बड़े बड़े जमींदारों के घरों, जिन्हें शैटो कहा जाता था, पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन दस्तावेजों को जला दिया जिनमें उनके ऊपर लगाए गए कर और कर्ज का रिकॉर्ड होता था। ये केवल एक हिंसक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह उन अन्यायपूर्ण नियमों को खत्म करने का प्रयास था जो उन्हें पीढ़ियों से दबाए हुए थे। इस समय एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे ग्रेट फेयर कहा जाता है। किसानों को ये डर था कि जमींदार उन पर हमला कर सकते हैं और उन्हें सजा दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही विद्रोह कर दिया। ये डर ही उनके विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बन गया। जैसे जैसे यह विद्रोह फैलता गया, कई नोबल्स डर के कारण देश छोड़कर भाग गए। इससे उनकी शक्ति कमजोर हो गई और किसानों का आत्मविश्वास बढ़ गया। अंततः इस पूरे आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। क्लर्जी और नोबिलिटी के विशेष अधिकार खत्म कर दिए गए और चर्च की जमीन को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। ये घटना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण चरण थी, क्योंकि इसने समाज में समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अब समाज में जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेष अधिकार समाप्त हो गए और एक नए, अधिक न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन कहा जाता है। ये दस्तावेज 1791 के आसपास लागू हुआ और इसमें उन मूलभूत अधिकारों का उल्लेख किया गया जो हर व्यक्ति को मिलने चाहिए। ये पहली बार था जब सरकार ने आधिकारिक रूप से यह स्वीकार किया कि सभी नागरिकों के कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं। इस घोषणा के अनुसार हर व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर लॉ का अधिकार है। इसका मतलब ये था कि अब कोई भी व्यक्ति केवल अपने जन्म के आधार पर विशेष अधिकार नहीं पा सकता। सभी नागरिकों को समान रूप से कानून का पालन करना होगा और उन्हें समान न्याय मिलेगा। इसके अलावा इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी जैसे महत्वपूर्ण अधिकार भी शामिल थे। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहले ये अधिकार केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों तक ही सीमित थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें कहा गया कि सत्ता अब राजा में नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र में निहित है, यानी असली शक्ति जनता के पास है। इन अधिकारों को इनएलिएनेबल यानी अपरिवर्तनीय कहा गया, जिसका मतलब है कि इन्हें किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। यही अधिकार आगे चलकर पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की नींव बने। निष्कर्ष, ये घोषणा केवल एक दस्तावेज नहीं थी, बल्कि यह एक नई सोच का प्रतीक थी, जिसने समाज को समानता और स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाया। साल 1791 में फ्रांस में एक नई व्यवस्था स्थापित की गई, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। इसका मतलब ये था कि अब राजा की शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसे सीमित कर दिया गया। अब राजा को एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करना पड़ता था, जिससे उसकी शक्ति पर नियंत्रण रखा जा सके। इस नई व्यवस्था में सत्ता को 3 भागों में बांट दिया गया: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसका उद्देश्य ये था कि कोई भी एक व्यक्ति या संस्था बहुत अधिक शक्तिशाली न बन सके और सभी के बीच संतुलन बना रहे। लेकिन इस व्यवस्था में भी पूरी तरह समानता नहीं थी। मतदान का अधिकार केवल अमीर पुरुषों को दिया गया, जिन्हें एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। दूसरी ओर गरीब लोग और महिलाएं पैसिव सिटीजन्स कहलाए, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब ये था कि भले ही क्रांति ने समानता की बात की, लेकिन वास्तव में समाज में अभी भी भेदभाव मौजूद था। गरीब वर्ग और महिलाएं खुद को इस नई व्यवस्था में भी उपेक्षित महसूस करने लगे। इससे समाज में एक नया असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि क्रांति के बाद उन्हें पूरी समानता मिलेगी। निष्कर्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने राजा की शक्ति को सीमित किया और लोकतंत्र की दिशा में पहला कदम बढ़ाया।
लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं था, क्योंकि इसमें अभी भी कई लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, जिससे आगे और क्रांति की स्थिति बनी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक थी, लेकिन अक्सर इतिहास में इसे कम महत्व दिया जाता है। जब देश में आर्थिक संकट और भोजन की कमी बढ़ रही थी, तब सबसे पहले आवाज उठाने वालों में महिलाएं ही थीं। उन्होंने न केवल प्रोटेस्ट्स में भाग लिया, बल्कि कई बार वे हिंसक दंगों का भी हिस्सा बनी, खासकर तब जब उनके परिवार को भोजन नहीं मिल रहा था। सबसे प्रसिद्ध घटना थी वर्साई मार्च, जहां हजारों महिलाएं रोटी की मांग करते हुए राजा के महल तक पहुंच गईं। उन्होंने बेकरी पर भी हमला किया, क्योंकि वहां रोटी जमा की जा रही थी, जबकि आम लोग भूखे थे। ये दिखाता है कि महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे समाज और राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा रही थीं। महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए, जहां वे अपने अधिकारों पर चर्चा करती थीं और संगठित होकर आवाज उठाती थीं। वे चाहती थी कि उन्हें भी पुरुषों के समान अधिकार मिले। उनकी मुख्य मांगें थीं इक्वल राइट्स, राइट टू वोट और एजुकेशन। वे मानती थी कि अगर समाज में सच्ची समानता लानी है, तो महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा देना होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके इतने बड़े योगदान के बावजूद उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला और न ही सरकार में भागीदारी का मौका मिला। इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय की क्रांति में भी समानता की एक सीमा थी। महिलाओं को अभी भी समाज में पूरी तरह बराबरी नहीं मिली थी। निष्कर्ष: महिलाओं ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक मजबूत और साहसी भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें वह सम्मान और अधिकार नहीं मिले जिसके वे हकदार थीं। ये हमें ये सिखाता है कि समानता की लड़ाई एक लंबी प्रक्रिया होती है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पॉलिटिकल क्लब्स बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे, जहां लोग एकत्र होकर देश की स्थिति पर चर्चा करते थे और भविष्य की योजनाएं बनाते थे। ये क्लब केवल विचार विमर्श तक सीमित नहीं थे, बल्कि यहां से कई महत्वपूर्ण निर्णय और आंदोलन भी शुरू हुए। इन क्लबों में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली क्लब था जेकबिन क्लब। यह एक कट्टर समूह था जो तेजी से और गहराई से बदलाव चाहता था। इसका नेतृत्व रोबेस्पियर कर रहे थे, जो अपने कठोर और दृढ़ विचारों के लिए जाने जाते थे। जेकबिन्स का समर्थन मुख्य रूप से गरीब वर्ग से था, जैसे मजदूर और कारीगर। ये लोग समाज में सबसे ज्यादा शोषित थे, इसलिए वे चाहते थे कि क्रांति केवल अमीरों तक सीमित न रहे, बल्कि गरीबों को भी न्याय मिले। इसी वर्ग से जुड़े लोग सैंसकुलॉट्स कहलाते थे। ये आम लोग थे जो लंबे पैंट पहनते थे, जबकि अमीर लोग घुटनों तक के कपड़े पहनते थे। ये केवल पहनावे का अंतर नहीं था, बल्कि यह एक सिंबल था समानता और नोबिलिटी के विरोध का। सैंसकुलॉट्स ने क्रांति को एक जन आंदोलन बना दिया, जहां आम जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा थी। वे सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे और सरकार पर दबाव बनाते थे। जेकबिन्स ने क्रांति को और अधिक तीव्र और निर्णायक बना दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि समाज में पूरी तरह समानता स्थापित हो। निष्कर्ष: पॉलिटिकल क्लब्स और विशेष रूप से जेकबिन्स ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को दिशा और गति दी। उन्होंने ये दिखाया कि जब आम लोग संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, तो वे इतिहास बदल सकते हैं। साल 1792 में फ्रांस के इतिहास में एक बहुत बड़ा और निर्णायक बदलाव आया, जब देश ने राजतंत्र को समाप्त करके खुद को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे कई घटनाएं और परिस्थितियां थीं। उस समय फ्रांस का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ चल रहा था। इन देशों के राजा फ्रांस की क्रांति से डर गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह विचार उनके देशों में भी फैल सकता है। इसलिए उन्होंने फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध ने फ्रांस के अंदर की स्थिति को और गंभीर बना दिया। लोगों को लगा कि राजा लुई 16 इन दुश्मनों के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। इससे जनता का विश्वास पूरी तरह टूट गया। धीरे धीरे लोगों ने यह मांग उठानी शुरू कर दी कि अब राजतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। वे चाहते थे कि सत्ता पूरी तरह जनता के हाथ में हो। परिणामस्वरूप राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे गिलेटिन के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। ये घटना बहुत प्रतीकात्मक थी, क्योंकि इससे ये स्पष्ट हो गया कि अब राजा की सत्ता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके बाद फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया गया, जहां सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती थी। ये परिवर्तन केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह एक नई सोच का प्रतीक था, जहां सत्ता का केंद्र राजा नहीं, बल्कि जनता थी। निष्कर्ष: 1792 में फ्रांस का गणराज्य बनना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने ये साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं,
तो वे किसी भी पुरानी व्यवस्था को बदल सकते हैं और एक नई, अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान एक ऐसा दौर आया जिसे इतिहास में रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। ये समय 1793 से 1794 तक चला और इसका नेतृत्व रोबेस्पियर ने किया। शुरुआत में उनका उद्देश्य था क्रांति को बचाना और देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा करना, लेकिन धीरे धीरे ये शासन अत्यधिक कठोर और डरावना बन गया। रोबेस्पियर और उनकी कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने देश में कड़े कानून लागू किए। उनका मानना था कि जो भी व्यक्ति क्रांति के खिलाफ है वो देश का दुश्मन है और उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि कई बार बिना ठोस सबूत के भी लोगों को दोषी मान लिया जाता था। इस दौरान हजारों लोगों को गिलेटिन यानी फांसी देने की मशीन के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। इसमें केवल नोबल्स और क्लर्जी ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोग भी शामिल थे जो पहले क्रांति का हिस्सा थे। समाज में एक डर का माहौल बन गया था, जहां लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आरोपी बन सकता था। ये स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो गई और लोगों ने महसूस किया कि यह क्रांति अब अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। अंततः रोबेस्पियर के खिलाफ भी विरोध शुरू हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें भी उसी गिलेटिन से सजा दी गई जिसका उन्होंने दूसरों के लिए उपयोग किया था। निष्कर्ष, रेन ऑफ टेरर ये दिखाता है कि जब सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाता है और नियंत्रण नहीं रहता तो वह न्याय के बजाय अत्याचार में बदल सकता है। ये क्रांति का एक काला अध्याय था जिसने लोगों को ये सिखाया कि संतुलन और न्याय कितना आवश्यक है। रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस में एक नई सरकार बनी जिसे डायरेक्टरी कहा जाता है। ये शासन 1795 में स्थापित हुआ और इसमें कुल 5 सदस्य शामिल थे जिन्हें डायरेक्टर्स कहा जाता था। इसका उद्देश्य था देश में स्थिरता लाना और पिछले आतंक के दौर को समाप्त करना। शुरुआत में लोगों को उम्मीद थी कि यह नई सरकार देश में शांति और संतुलन लाएगी, लेकिन धीरे धीरे ये सरकार भी अपनी कमजोरियों के कारण असफल होने लगी। सबसे बड़ी समस्या थी करप्शन। कई सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करने लगे और अपने निजी लाभ के लिए काम करने लगे। इससे जनता का विश्वास इस सरकार से भी उठने लगा। दूसरी बड़ी समस्या थी राजनीतिक अस्थिरता। सरकार के अंदर लगातार मतभेद होते रहे और निर्णय लेने में कठिनाई होती रही। इस समय देश की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह सुधर नहीं पाई थी, जिससे जनता की परेशानियां जारी रहीं। धीरे धीरे ये सरकार कमजोर होती गई और अपनी पकड़ खोने लगी। इस कमजोरी का फायदा उठाकर सेना के नेताओं ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। निष्कर्ष, डायरेक्टरी का शासन ये दिखाता है कि केवल नई सरकार बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे ईमानदारी और प्रभावी तरीके से चलाना भी जरूरी होता है। इसकी असफलता ने आगे आने वाले बदलावों के लिए रास्ता तैयार किया। डायरेक्टरी की कमजोरियों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक नया नेता उभरकर सामने आया, नेपोलियन बोनापार्ट। वो एक कुशल सैन्य नेता था जिसने अपनी रणनीति और नेतृत्व क्षमता के बल पर लोगों का विश्वास जीत लिया। 1799 में उसने एक सत्ता परिवर्तन के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण हासिल कर लिया और धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत करता गया। अंततः 1804 में उसने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। नेपोलियन ने फ्रांस में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने प्रशासन को व्यवस्थित किया, कानूनों को स्पष्ट बनाया और एक नया नेपोलियनिक कोड लागू किया जिसने समानता और कानून के सामने बराबरी को बढ़ावा दिया। उसने शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार किए, जिससे देश की स्थिति बेहतर होने लगी। इसके अलावा नेपोलियन ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों जैसे इक्वालिटी और नेशनलिज्म को पूरे यूरोप में फैलाया। लेकिन दूसरी तरफ उसने एक तानाशाही शासन भी स्थापित कर दिया। उसने अपने हाथ में सारी शक्ति केंद्रित कर ली और लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। यह एक विरोधाभास था। एक तरफ वो क्रांति के विचारों को फैलाता था और दूसरी तरफ खुद एक शक्तिशाली शासक बन गया। निष्कर्ष, नेपोलियन का उदय फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अंतिम चरण था। उसने फ्रांस को स्थिरता दी और कई सुधार किए, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया कि शक्ति का केंद्रीकरण फिर से एक नई समस्या बन सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान केवल भाषण और किताबें ही नहीं, बल्कि सिंबल्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बने, जिनके जरिए क्रांति के विचारों को लोगों तक पहुंचाया गया। उस समय फ्रांस में बहुत से लोग अशिक्षित थे, इसलिए उन्हें समझाने के लिए ऐसे प्रतीकों का उपयोग किया गया जिन्हें देखकर वे आसानी से संदेश समझ सकें। सबसे पहले आता है ब्रोकन चेन, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। ये दिखाता था कि अब लोग गुलामी और बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। इसके बाद फैसेस यानी लकड़ियों का बंडल का प्रतीक था, जो एकता को दर्शाता था। इसका मतलब था कि जब लोग एकजुट होते हैं
तो वे अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रतीक था आई, जो ज्ञान और जागरूकता का संकेत था। ये बताता था कि अब लोग सच को देख और समझ रहे हैं। रेड कैप, जिसे फ्रिजियन कैप भी कहा जाता है, स्वतंत्रता का प्रतीक था। इसे पहनकर लोग ये दिखाते थे कि वे आजाद नागरिक हैं। लॉ टैबलेट समानता का प्रतीक थी, जो ये दर्शाती थी कि अब सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। ये सभी प्रतीक लोगों के मन में क्रांति के विचारों को मजबूत करने का काम करते थे। निष्कर्ष, पॉलिटिकल सिंबल्स ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बना दिया। इन्होंने उन लोगों तक भी संदेश पहुंचाया जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, और उन्हें भी इस बदलाव का हिस्सा बना दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। सबसे पहले इसका राजनीतिक प्रभाव देखा गया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र की शुरुआत की। अब सत्ता राजा के हाथ में नहीं, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में आने लगी। इसके बाद इसका सामाजिक प्रभाव सामने आया। इस क्रांति ने फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया और समाज में समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अब लोगों को उनके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर देखा जाने लगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था ग्लोबल इम्पैक्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विचार जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पूरी दुनिया में फैल गए। इन विचारों ने कई देशों में क्रांतियों को प्रेरित किया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी लोगों ने इन विचारों से प्रेरित होकर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स शुरू किए। ये क्रांति एक उदाहरण बन गई कि अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो वे किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदल सकते हैं। निष्कर्ष, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव इतना व्यापक था कि आज भी हम उसकी छाया आधुनिक समाज और राजनीति में देख सकते हैं। इसने दुनिया को एक नई दिशा दी और मानव अधिकारों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन केवल एक राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि यह एक विचारों की क्रांति था, जिसने पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। इसने उस पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया, जो केवल प्रिविलेज और असमानता पर आधारित थी, और उसकी जगह एक ऐसे समाज की कल्पना प्रस्तुत की, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। हालांकि इस क्रांति के दौरान हिंसा, अस्थिरता और कई कठिन परिस्थितियां भी सामने आईं, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव अत्यंत सकारात्मक और परिवर्तनकारी रहे। इसने लोगों को ये सिखाया कि स्वतंत्रता और समानता आसानी से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस क्रांति ने आधुनिक डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की नींव रखी, जहां कानून के सामने सभी बराबर होते हैं और सरकार जनता के लिए काम करती है। इसने ये भी दिखाया कि इतिहास केवल शांति और प्रगति की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें संघर्ष, टकराव और परिवर्तन भी शामिल होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने सत्ता, अधिकार और न्याय को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। आज भी जब हम मानव अधिकारों, समानता और लोकतंत्र की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं इस क्रांति की झलक दिखाई देती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की विरासत आज भी जीवित है और हमें ये प्रेरणा देती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और एक बेहतर समाज के लिए संघर्ष करना हर नागरिक का कर्तव्य है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।